कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की अधिकतम सजा मिली है और 15,000 का अर्थदंड लगाया है, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि 1 महीने की मोहलत उनको मिली है, इस दौरान वो अपील कर सकते हैं। जो अपर न्यायालय है उसमें क्या कुछ राहत मिलेगी उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस सारे मामले पे न्यायिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर मामला ये तूल पकड़ रहा है। इसके तमाम तरह के आयाम है। इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनके सिंह जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश के उन पत्रकारों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सियासत, संविधान और समाज पर एक गहन और गहरी पकड़ रखते हैं। बहुप्रतिष्ठित मल्टीलिंग्विस्टिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ग्रुप एडिटर रहे हैं। ये इत्तेफाक है कि मानहानि का मामला है और एक हमने किसी स्तर पर इस चीज को बड़े नजदीक से भी उनके उसमें देखा था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से ये सूरत कोर्ट का ये मामला आया है, इस पर एक पूरी आपकी एक समग्र प्रतिक्रिया। अरे देखिए, इसमें तो पूरे दुनिया को ये समझ में आ गया है कि किन हालात में हुआ है। हम इसके पहले लीगल एस्पेक्ट को बताएंगे। तर्कशास्त्र में एक चीज पढ़ाई जाती है कि गाय एक पशु है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हर पशु गाय है। यहाँ पे राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था कोलार में, कर्नाटक में 2019 के चुनाव के दौरान, वो भाषण क्या था? भाषण ये था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक सवाल मेरी जहन में है, ये सारे चोर जो हैं ये मोदी क्यों है? और इसमें उन्होंने कहा था नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी और एक और मोदी का नाम लिया था। ये 3 मोदी के नाम लिए थे उन्होंने, ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी। और उसके पहले कहा था, उसके पहले उन्होंने करप्शन वगैरह के बारे में, देश में जो बेरोजगारी है इसके बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि चोर, और ये उस संदर्भ में था कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि भाइयों बहनों, जो लोग हमारा पैसा ले गए हैं चोरी करके और विदेशों में रखा है, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ये बात उन्होंने काकेड़ के भाषण में कही थी। 5 साल से उसी पे चर्चा हो रही है कि भाई 15 लाख आपने कहा था कि हम ला के सबके जेब में डालेंगे। ये संदर्भ था उसका। लिहाजा राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, हर तमाम जो चोर है ये सब मोदी नाम क्यों रखते हैं? इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सभी मोदी चोर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था। चोर मोदी नाम रख रहे हैं, ये कहा था उन्होंने। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए राहुल कि 4 जगहों से खबर आई पूरे उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में कि आजकल चोर काला कपड़ा पहन के चोरी कर रहे हैं, तो लिहाजा आपने खबर दिया कि चोर काले कपड़ों में। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि राहुल ने काला कपड़ा पहना है तो मुकदमा कर दे कि साहब मुझे चोर कहा है, क्योंकि चोर को काला कपड़ा पहने हुए बताया है। यहां एक बेसिक फर्क समझना चाहिए जो कोर्ट ने नहीं समझा। अगर कोर्ट ये समझ जाता तो गुजरात के एक एमएलए जिसका नाम भी नहीं लिया गया है, वो मुकदमा ये नहीं कर सकता। तो और आप याद करिएगा, ये मुकदमा यही जो एमएलए है इसने वापस लेने के लिए एक पिटीशन डाला था हाई कोर्ट में। लेकिन जब यहां लोअर कोर्ट में जज बदल गया तो उसने फिर से कहा कि नहीं साहब, वो पिटीशन हम वापस लेते हैं और केस हम फिर से चलाते हैं। जज जो बदला यहाँ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सूरत का, उसके बदलने पे उसने वो फिर से केस शुरू कर दिया। इसके पीछे बहुत कुछ देखा जा रहा है, कांग्रेस लगातार कह रही है। तो इशू ये है कि क्या भारत में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बंद हो जाएंगे? ये जो फैसला है ये कहीं से भी, इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। जज ने कैसे ये फैसला दिया है, मेरे ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे चले होंगे डिफेमेशन के, क्योंकि हम एडिटर रहे हैं तो इस तरह के मुकदमे आते रहे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई जज, और वो भी मैक्सिमम पनिशमेंट दे। और इशू क्या है? एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जिसमें यह कहा जा रहा है कि साहब
सरकार कैसे चल रही है, और इसको लेके नीरव मोदी भाग गया, जनता का पैसा चोरी करके भागा है। इस पे अगर कहा जा रहा है कि आप पकड़ के नहीं ला रहे हैं और सारे मोदी चोर है, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सारे चोर मोदी है, ये कहा गया है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने मोदी को टारगेट, देखिए जो 499 है उसका बड़ा क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर जरा सा भी वो जज ये चीजें समझ के करता तो मुझे नहीं लगता है कि फैसला इस तरह का आना चाहिए। 499 पे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, 3 एक्सेप्शंस है। उसमें पहला एक्सेप्शन है कि क्या वो कोई एक पॉलिटिकल डिस्कशन है, मतलब कि वो जनरल पब्लिक कॉज के लिए वो कहा गया है। अगर उसके पीछे अंतर्निहित पब्लिक कॉज है, राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे? कोई अपनी शादी का समारोह करने गए थे? वो एक रैली में भाषण दे रहे थे। ये जनरल पब्लिक कॉज था कि चोर हमारे यहां से भाग जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये बड़े आदमी जो, उसमें उन्होंने ब्रैकेट किया था, इशारा था कि गुजरात के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लेके भाग जा रहे हैं। इनका कहीं प्राइम मिनिस्टर से कोई लिंक तो नहीं है, ये वो बताना चाहते थे। ये एक्सेप्शन है, इस पे डिफेमेशन नहीं लगता है, ये पहला है। दूसरा है, अगर कोई पब्लिक फिगर है और उस पे कोई गुड फेथ में आक्षेप लगाया जा रहा, ओपिनियन दिया जा रहा, तो वो भी इसमें नहीं आता। तीसरा भी कमोबेश इसी प्रकृति का है। तो ये अगर एक्सेप्शन भी पढ़ लेता वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तो मेरे ख्याल से ये गलती ना होती। ये जजमेंट बहुत ही फॉल्टी जजमेंट है। मुझे नहीं लगता कि किसी स्वस्थ डेमोक्रेसी में, और दूसरा ये है आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए, दुनिया में एक आंदोलन चल रहा है कि डिफेमेशन लॉ को क्रिमिनलाइज, जैसे भारत में इसमें सजा होती है, इसको कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेमेशन लॉ। दुनिया में यह खत्म हो रहा है। आज 49 देशों ने, जिसमें ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, और एक ही नहीं है, यूरोप के कई देश खत्म कर चुके हैं। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने खत्म कर दिया है, नेशनल लेवल पे नहीं है, कुछ राज्यों में है। तो डिफेमेशन का क्रिमिनल जो लॉ है वो पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है। यहां तक कि यूनेस्को ने अपने उसमें प्रस्तावना में ही दिया है कि ये खत्म होना चाहिए। इस लॉ खत्म करने के लिए लगातार जोर दे रहा है कि हमारी जो कंट्रीज है मेंबर, कम से कम वो तो खत्म कर दे। तो ये लगातार चल रहा है। आप भारत में क्रिमिनल लॉ को, क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, और वो भी क्रिमिनलाइज इस हद तक कर रहे हैं कि कोई लीडर, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जिसको 12 करोड़ वोट मिलते हैं, उसी चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले थे, और उसकी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, देश का दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर, और वो अगर कह रहा है प्रधानमंत्री के बारे में या कोई अटरेंस कर रहा है, तो आप उसको जेल कर देंगे। मेरे ख्याल से मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आने वाली पीढ़ियां इस बात पे रिसर्च करेंगी कि डेमोक्रेसी के आवरण में किस तरह से डिक्टेटरशिप चलती है। शायद उसका इससे बढ़िया नमूना कोई हो नहीं सकता। सिंह साहब, इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज, जितने अधिकतम सजा है वो अधिकतम सजा दी गई है। मतलब इसमें अधिकतम सजा है, और जो सदस्यता जो राहुल गांधी की लोकसभा की है, क्या वो इसके आधार पे, चूंकि वो तो कानून स्थिति है, अगर कोई ऊपरी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है ऐसा तो है क्या स्थिति बनती है? डिफेमेशन लॉ को लेकर नाराजगी तो काफी है। हुआ ये कि आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो 19(2) में है। उसमें एक डिफेमेशन भी है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे किसी को डिफेम नहीं कर सकते। इसी के तहत कानून बना है, और हालांकि ये आईपीसी में जब भारत का संविधान नहीं बना था उसके पहले से है। 499 आज का नहीं है, बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने का है। इसका रूल, नियम ये था पहले कि साहब, लालू यादव जैसे एक उदाहरण लीजिए। पहले नियम ये था कि अगर आपको किसी भी इस तरह की सजा हुई है आपराधिक कृत्य में जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा है,
तो उसमें आपको ये कहा जाता है कि आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी? पहले नियम ये था कि आप ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर अपील में वो सुनवाई के लिए आ गया है तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, लिहाजा आप सदस्य बने रहेंगे। यही वजह है कि लालू यादव सजा पाने के बाद भी लगातार मिनिस्टर रहे और चुनाव लड़ते रहे। लेकिन 2013 में एक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, और जैसे ही उसको कन्विक्शन होता है, जैसे ही सजा मिलती है, वो व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा संसद या विधानसभा में बैठने का। ये आया 2018 में, उसको और इंप्रूव किया गया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि ये जो सजा है ये उसी दिन से लागू होगी जिस दिन से कन्विक्शन अनाउंस हुआ है। एक ही शर्त थी कि अगर दो चीजें होती है, जब किसी को सजा दी जाती है तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि हाँ गुनाह किया है इसने, जिसको कहते हैं हम कन्विक्शन, की सजा हो गई। लेकिन अब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी सजा होगी, ये उसका दूसरा पार्ट है, और उस पर बहस होती है। राहुल गांधी को लेकर भी कल बहस हुई कि साहब ये मैक्सिमम सजा आप नहीं दे सकते, इसमें तो मिनिमम सजा की तो पॉलिटिकल वो है, अगर आपने कन्विक्शन कर भी दिया है तो इसमें क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन जज ने नहीं माना, और जो सबसे ज्यादा उसके पावर में था वो 2 साल की सजा दी। जाहिर है वो जानता भी था कि 2 साल अगर एक दिन में कम कर देंगे तो राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं जाएगी, लेकिन ठीक 2 साल की सजा दी गई। अब इसका विकल्प क्या है? राहुल गांधी अपीलेट कोर्ट में जाए। सेशंस में चूंकि क्रिमिनल केस है तो इसकी अपील सेशन में लाई करती है, सेशंस कोर्ट में जाए, और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए तो वहां से कन्विक्शन, जो चूंकि 2 पार्ट है, क्या होता है कि जब ऊपर आप जाते हैं तो सेंटेंस को तो वो स्टे कर दिया जाता है, कन्विक्शन स्टे नहीं होता नॉर्मल केस में, बहुत रेयर केसेस में होता है। तो आप अपील ये करेंगे कि साहब कन्विक्शन स्टे किया जाए। अगर आज कल परसों में, अगले 2-3 दिनों में कन्विक्शन स्टे कोर्ट कर देती है तब उनकी सदस्यता बच जाएगी। अगर कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ सुनवाई के बाद और हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया तो एक विकल्प और है कि आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन ये सब प्रक्रिया करने इस समय अगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट चाहे तो आपकी सदस्यता रद्द कर सकती है, और मेरे ख्याल से वो अगले 2-3 दिन में हो सकता है। हाँ ये है कि वो चूंकि पॉलिटिकली गलत लगेगा तो कोशिश ये रहेगी मोदी गवर्नमेंट की या लोकसभा सेक्रेटेरिएट की कि आज वेट कर ले और देखे कि उस पे क्या हो रहा है। और अगर उस पे कन्विक्शन पे स्टे, ध्यान रखिएगा आपके व्यूअर्स को ये समझना चाहिए कि केस हियरिंग जब होती है तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है। वो आदमी सजा में जाके हियरिंग नहीं हो सकती कि अगर आप सजा ही दे रहे तो हियरिंग किस बात की होगी। लेकिन अगर अपील में हियरिंग हो रही है केस की तो सेंटेंस तो ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है, कन्विक्शन नहीं होता। यहां पे कोशिश ये होगी राहुल गांधी के वकीलों की कि कन्विक्शन पे स्टे ले लिया जाए ताकि मेंबरशिप ना जाए। अब देखना यह है कि कोर्ट का रुख क्या होता है, और हमारे पास अभी सेशंस है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कांग्रेस के पास विकल्प मौजूद है। एनके सर, इसमें एक चीज और है कि जिस तरह से ये पूरा मामला है, क्योंकि मामला तो पॉलिटिकल है, हालांकि कोर्ट के मामले में टिप्पणी नहीं, अगर उससे बचा भी जाए तो बीजेपी को इसके नुकसान फायदे का पूरा क्या कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सिंपैथी फैक्टर राजनीति में चलता है, और जिस चीज का जिक्र आपने किया कि राहुल गांधी ने माफी वाली जो उनकी स्टेज थी उसको वो मना कर दिया, बोले माफी नहीं मांगो, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं। और जो सावरकर वाला जो एक नैरेटिव है वो लगातार उस चीज को अपने आप को सामने रख रहे हैं। तो इससे अगर हम पॉलिटिकल लिहाज से देखें सर, बहुत सिंपल सा केस है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर में बिहार के नीतीश कुमार के डीएनए को, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, मतलब कि वो गाली, गंदी से गंदी गाली जो होती है वो दिया था। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है डीएनए खराब होने का? पेरेंटहुड को चैलेंज किया था, उनके पितृत्व को चैलेंज किया था,
इससे गंदी गाली भारत में अभी तक बनी नहीं है। लेकिन उनका तो कुछ नहीं हुआ। ये वही नरेंद्र मोदी थे। नीतीश कुमार ने जरूर एक आंदोलन शुरू किया कि शब्द वापसी आंदोलन, लेकिन किसी ने मुकदमा नहीं किया क्योंकि वो भले लोग थे। किसी ने मुकदमा नहीं किया, वरना नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मंच से, राहुल गांधी ने तो कुछ भी नहीं कहा है, चोर वगैरह कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पेरेंटहुड को चैलेंज किया था ये कह के कि उनका डीएनए में ही कुछ गड़बड़ी है। भाइयों बहनों ताली बजाया और कहा भाइयों बहनों लगता है डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी को सुर्पनखा कहा पार्लियामेंट में। क्या कुछ हुआ? ये इंडिविजुअल को अटैक किया था। डिफेमेशन का फिटेस्ट केस था नीतीश कुमार का और रेणुका चौधरी को जो नरेंद्र मोदी ने कहा था। इससे बड़ा केस नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट हिट किया था आपने और उसके इमेज को खराब करने के लिए। डिफेमेशन के लिए, जितना मैं डिफेमेशन लॉ जानता हूं और मैं ठीक ठाक जानता हूं, पिछले करीब 30 साल से इस पे वर्क कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि डिफेमेशन के लिए इससे फिट केस हो नहीं सकता। लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो डिफेमेशन में आप किसी को, आप जरा सोचिए कि क्या इस तरह चलेगी प्रजातंत्र। याद है हमें उस समय इंदिरा गांधी को यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गली गली में शोर है। यूपी जब था, उत्तराखंड भी यूपी में हुआ करता था, तो उस समय सीबी गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, हम बच्चे थे। मुझे याद है कि हम लोग नारा लगाते थे। हम लोग को तो नहीं मालूम था किस पार्टी के है क्या है, लेकिन 5-6 साल के बच्चे थे, 7 साल के, और तब हम लोग नारा लगाते थे गली गली में चोर है, फलाना चोर है। और वो चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, किसी को भी कहा जाता था। आज यहां दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, राहुल की सरकार उखाड़ फेंको, इस पे क्रिमिनल केस हो रहा है, इस पे मुकदमा हो रहा है। भारत का इतिहास इसे माफ नहीं करेगा। अगली पीढ़ियां, और आज इंडिया की नहीं, विश्व की जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, ये इस बात पे रिसर्च करेंगे कि भारत में एक राजा आया था, एक शासक आया था, जिसने डेमोक्रेटिक फसाड में, आवरण डेमोक्रेसी का था, लेकिन उसपे उसने अधिनायकवाद पैदा किया और कितनी खूबसूरती से डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लेगा। और तब इस डेमोक्रेसी को बदला जाएगा, इसका तरीका बदला जाएगा। सिर्फ मेजॉरिटी से वोट पा लेना ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। आज यही हो रहा है कि आपने एक कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी डेवलप किया, एक कुछ करोड़ वोट लिया आपने, 23 करोड़ आपको वोट मिले। आपके ठीक उल्टा, अगर आपको 23 करोड़ मिले हैं तो 46 करोड़ वोट दूसरों को गए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का ये मजाक है कि जो 23 करोड़ जीता है वो डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी के आवरण में कुछ भी कर सकता है, और जो 46 करोड़ वोट उसके खिलाफ गए हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ये मजाक है डेमोक्रेसी का। और आने वाले पीढ़ियों में शायद जब डेमोक्रेसी पर चर्चा होगी तो ये माना जाएगा कि डेमोक्रेसी अगर कहीं खत्म हुई थी तो वो भारत में खत्म हुई थी। बिल्कुल, आपने रेणुका चौधरी का जिक्र किया था, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। और वो वीडियो जो संसद के अंदर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वो सुपर्णखा वाली टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा कि वो भी डिफेमेशन केस दायर करेंगी। और एक कटाक्ष भी किया, देखेंगे जो पूरी मशीनरी है, जुडिशरी है, वो कितना तेजी से काम करती है। तो कुल मिलाकर इस सारे मामले पर एनके सिंह जी ने पूरे बड़े तफसील के साथ जो तमाम उसके एस्पेक्ट्स हैं उन पर चर्चा की, उसको जर्नलाइज किया है। अब स्थिति ये है कि इन हालात में किसी के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, देश में 2 सिस्टम, उसके अलावा मीडिया का काम भी एक मोटे तौर पर सरकार की आंखें खोलना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से शब्द बोलने पे भी अगर ये मानहानि होगी या जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये बहुत देश के लोकतंत्र के सामने गंभीर सवाल हैं। और इन हालात में ये भी लगता है कि संयोग और प्रयोग दोनों एक साथ चल रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत तफसील के साथ इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी है। थैंक यू।